गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका अभिनंदन है। हम कोर्स नंबर 11 जो कि आपके टीचिंग सब्जेक्ट से संबंधित है, हम कल प्रारंभ कर चुके हैं। प्रथम दिन जब हमने बातचीत की थी यूनिट प्रथम के अंतर्गत, यूनिट जो प्रथम है वो करिकुलम और टेक्स्ट बुक को लेकर के है, पाठचर्या और पाठ्य पुस्तकों को लेकर के है। इसी चर्चा के अंतर्गत कल हमने जब बातचीत की थी तो जाना था कि शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है, शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं, शिक्षण प्रक्रिया के मध्य किस प्रकार से अवरोध उत्पन्न होता है, शिक्षक और छात्र के मध्य समायोजन का या संबंध बनाने का कार्य किसके माध्यम से किया जाता है। तो मेन जो हमारा फोकस था वो था करिकुलम के ऊपर। इसको हमने पाठ्यचर्या और शिक्षा क्रम के नाम से जाना था। इसके सामान्य शब्दों के बारे में हमने जाना, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति होती है। लैटिन शब्द क्यूरेर से ये बना होता है, इसका अर्थ होता है रेस कोर्स अर्थात दौड़ का मैदान। ये सारी चीज़ें हमारे कल विस्तृत रूप से समझी थी। जब हम बात करते हैं एक रेस कोर्स की, दौड़ के मैदान की, इसमें एक धावक दौड़ लगाता है, उस प्रकार से विद्यार्थी अपने शिक्षा के जो चरम लक्ष्य हैं, जो उसके शिक्षा के लक्ष्य हैं, एम्स हैं, उनको प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स लेके चलता है, उद्देश्यों को लेकर के चलता है। ये जो उद्देश्य हैं वह सिलेबस के माध्यम से क्या किए जाते हैं, पाठ्यक्रम के माध्यम से अचीव किए जाते हैं। और जो वृहद उद्देश्य है वो क्या है, वो है एजुकेशन के एम्स को प्राप्त करना, जो क्या है हमारा पाठचर्या के मुख्य उद्देश्य होते हैं। कि पाठचर्या के जो उद्देश्य है उनको किस प्रकार से पूरा किया जाएगा। तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जो स्टेप आप धीरे धीरे आप प्राइमरी से अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और उसके बाद हायर एजुकेशन में आके अचीव करते हो, वो आपके क्या है, छोटे छोटे वो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट्स का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है, संकुचित होता है, सीमित होता है। इसकी स्थान पर एम्स की तुलना करें तो एम्स का जो स्वरूप होता है वो व्यापक होता है। इसी प्रकार से करिकुलम का होता है। हमने बहुत सारे डेफिनेशंस के बारे में इस पर चर्चा हुई की थी। एक डेफिनेशन के बारे में और हम आज चर्चा कर रहे हैं। क्रो एंड क्रो साइंटिस्ट हुए, साइकोलॉजिस्ट क्रो एंड क्रो, इनके अनुसार इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन पुस्तक है, इसके द्वारा लिखी गई है क्रो एंड क्रो के द्वारा। इसके अंतर्गत जो इन्होंने बुक लिखी है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन, इसमें इन्होंने करिकुलम को परिभाषित करते हुए कहा है कि पाठचर्या के अंतर्गत विद्यालय और विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर के उन समस्त अधिगम के अनुभवों को सम्मिलित किया जाता है, जिससे विद्यार्थी के शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक विकास, और सामाजिक जो विकास है उसमें वो सहायक होते हैं। ठीक है ना, आप इस प्रकार से कर सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक। सबसे पहले विकास होता है शारीरिक, उसके बाद होता है मानसिक, उसके बाद संवेगों का विकास होता है, उसके बाद यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो बच्चा कैसा होगा, समाज से जुड़ेगा, सामाजिक होगा। सामाजिक के बाद उसके अंदर अध्यात्म की भावना तो वो सुप्रियर होती है। हम बात करते हैं उसका नैतिक विकास होता है समाज में रहते हुए, उसके बाद सुप्रियर में आध्यात्मिक विकास। इसका मतलब एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट
के विकास करने में सहायक होती है क्या? पाठचर्या। तो क्रो एंड क्रो की जब परिभाषा आती है पाठचर्या को लेकर के, वो आप ध्यान रखेंगे। उनकी पुस्तक का नाम इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन, और उन्होंने कहा कि विद्यार्थी के लिए उन सभी अधिगम के अनुभवों को जो विद्यालय में और विद्यालय के बाहर विद्यार्थी को प्राप्त होते हैं उन सबको इसमें सम्मिलित किया जाता है, जिससे विद्यार्थी का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, उसके व्यवहार के व्यक्तित्व के सारे पक्षों का क्या होता है? विकास होता है। अब हम चर्चा करते हैं कि एक तरफ हमने पढ़ा करिकुलम और एक तरफ पढ़ा हमने सिलेबस। तो इसमें मुख्य मुख्य अंतर क्या होते हैं? पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम। ये आपको क्या करना है? आपको अंतर इसमें समझने हैं कि इन दोनों के मध्य क्या मूलभूत जो होता है डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि जब तक हम इनको नहीं समझेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस प्रकार से हम पाठ्यचर्या की बात करते हैं, नंबर 1 यदि हम देखें तो हमने बताया था कि करिकुलम में विद्यालय और विद्यालय के बाहर के अंदर, बाहर और विद्यालय के अंदर और बाहर होने वाली समस्त क्रियाओं को क्या किया जाता है? सम्मिलित। विद्यालय के बाहर व अंदर होने वाली समस्त क्रियाओं को क्या किया जाता है? समस्त क्रियाओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब इसका स्वरूप क्या होता है? व्यापक होता है। आपसे पूछा जाए कि करिकुलम में और सिलेबस में स्वरूप किसका व्यापक है, तो बिना कन्फ्यूजन के आप देखेंगे कि क्या होता है? करिकुलम का स्वरूप व्यापक होता है। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम की हम बात करें तो ये केवल क्या होता है? ये एक पाठ्यचर्या का भाग होता है, जिसमें ये पाठ्यक्रम जो होता है वो उस पाठ्यचर्या का हिस्सा ही होता है, और इसमें किसी एक पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु पर ही क्या किया जाता है? फोकस किया जाता है। कंटेंट, सब्जेक्ट का कंटेंट क्या है, उस सब्जेक्ट कंटेंट पर ही क्या किया जाता है? फोकस किया जाता है। इसका मतलब क्या है? कोई भी आपने, जैसे हम साइंस की बात कर रहे हैं, साइंस का मतलब आप सारे विद्यार्थी जिनके अंदर पास साइंस एज टीचिंग सब्जेक्ट के तौर पर है, चाहे वो जनरल साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ठीक है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इसके अतिरिक्त होम साइंस है, सारे लोग ये कॉमन टॉपिक चल रहे हैं, सभी के लिए इनको देखना है और समझना है। तो हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट कंटेंट जो मान लीजिए आपका एक जनरल साइंस का है, तो उसका जो सिलेबस निर्धारित किया गया है, उसकी जो पाठ्य वस्तु है उसको सिलेबस के अंतर्गत रखा जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे पाठ्यचर्या की, तो विद्यालय के अंतर्गत जितने भी अनुभव हो रहे हैं उसको, उसके अलावा जो भी करिकुलर एक्टिविटीज हो रही है उन सबको, उन सारी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है पाठ्यचर्या के अंतर्गत। दूसरा हम बात करें कि जब हम बात कर रहे हैं कि इसका स्वरूप कैसा होता है, ये स्वरूप भी समझ लीजिए आप, इसका व्यापक होता है और इसका संकुचित होता है। ये आप अवश्य ध्यान रखें। व्यापक भी हो सकता है, इसको विस्तृत भी बोल सकते हैं, संकुचित हो सकता है, इसको हम सीमित भी कह सकते हैं। कि विद्यार्थी के विकास की हम जब बात कर रहे हैं तो विद्यार्थी का सर्वांगीण जो विकास की चर्चा की जाती है, चहुमुखी विकास की जो बात की जाती है कि विद्यार्थी का कैसा विकास हो रहा है, चहुमुखी विकास होता है। और चहुमुखी विकास जो होता है वो किसके अंतर्गत होता है, करिकुलम के अंतर्गत होता है। दूसरी तरफ हम बात करें एक विषय के अंतर्गत, विषय के अंदर ही क्या कर हो रहा है, विकास किया जा रहा है। विषय के अंदर ये वो पारंगत होता है, उसकी मास्टरी आती है एक विषय के ऊपर, वो किस में आती है, सिलेबस के अंतर्गत होती है। तो विषय से संबंधित जो विकास होता है उस पर बल देने का कार्य कौन करेगा, कि विषय के अंदर जो भी उसका बच्चे का विकास होगा उस पर सिलेबस, जिसको हम अध्ययन का कोर्स भी कह देते हैं, कि आप जिस भी क्लास के अंदर पढ़ रहे हो उसके लिए क्या एक सिलेबस का निर्धारण किया जाता है। तो विषय के अंदर के विकास पर बल दिया जाता है पाठ्यक्रम के अंदर।
पाठचर्या का क्षेत्र व्यापक है। इस व्यापक की व्याख्या और इस प्रकार से हम कर सकते हैं, यहाँ लिखा है हमने कि ये शैक्षिक क्षेत्र हो सकता है, सह शैक्षिक हो सकता है और भौतिक हो सकता है। इसका मतलब सभी क्षेत्रों के अंतर्गत पाठचर्या का क्या होता है, स्थान होता है। संकुचित और सीमित का जो अर्थ होता है कि सिलेबस जो होता है वो कैसा होता है, पाठचर्या के स्थान पर वो सीमित होता है, संकुचित होता है। इसका मतलब ये केवल शैक्षिक क्षेत्र तक ही क्या रहता है, सीमित रहता है, शैक्षिक क्षेत्र तक। ये केवल एजुकेशन की ही बात करता है, एजुकेशन के बाहर इसका कोई लेना देना नहीं रहता है। इसका मतलब इसका क्षेत्र कैसा हो गया, संकुचित हो गया। अब बात करते हैं अगली हम कि पाठचर्या के अंतर्गत जो हम बात कर रहे हैं तो शिक्षण की नई नई तकनीकें आती हैं, शिक्षण तकनीकें, ठीक है, शिक्षण की तकनीकें हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं पाठ्य वस्तु की, पाठ्य वस्तु की। इसके अलावा सहायक सामग्री, जो टीचिंग एड्स होते हैं, सहायक सामग्री होती है, ठीक है ना, टीचिंग लर्निंग एड्स आएंगे आगे आप पढ़ेंगे। सहायक सामग्री, एसेसरीज, जो मटेरियल होता है कि कौन कौन सी ऐसी सामग्री होती है जो हमारी टीचिंग को आसान बनाती है, इन सभी का निर्धारण करने का कार्य किसमें किया जाता है, निर्धारण का कार्य किया जाएगा पाठचर्या के अंतर्गत। नवीनतम तकनीकों का, पाठ्य वस्तुओं का, सहायक सामग्रियों का निर्धारण किया जाता है। जब हम दूसरी तरफ देखते हैं पाठ्यक्रम के अंदर, तो शिक्षण की विषय वस्तु को ही इसमें क्या बनाया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। केवल इसका क्या धारणा है, शिक्षण की विषय वस्तु तक ही ये सीमित होती है या इसको सम्मिलित किया जाता है। जो भी हमने पेपर लिया है उसकी विषय वस्तु तक ये सीमित रहती है। पाठचर्या की हम बात करें तो ये अपने आप में संपूर्ण होता है, संपूर्ण क्रियाकलाप कहलाता है। ये संपूर्ण क्रियाकलाप है। और जब हम बात कर रहे हैं सिलेबस की, तो ये इसका ही क्या होता है, अंग होता है, हिस्सा होता है, ठीक है ना। ये संपूर्ण क्रियाकलाप अपने आप में पूर्ण होता है। पाठ्यक्रम की बात करें तो इसका ही क्या होता है, एक हिस्सा या अंग होता है किसका, पाठचर्या का। आगे हम इस पर देखते हैं कि विद्यार्थी पाठचर्या को किस आधार पर सीखता है। जब इसमें अंतर की बात करते हैं तो विद्यार्थी जो पाठचर्या को सीखता है, हमने बताया था कि विद्यार्थी बहुत सारी क्रियाएं करता है जो विद्यालय के बाहर, कक्षा के बाहर वो करता है। उन सारी क्रियाओं से उसे अनुभव भी प्राप्त होते हैं। तो बहुत सारी क्रियाएं और अनुभव किसकी हिस्से होती हैं, पाठचर्या के हिस्से होते हैं। तो पाठचर्या को क्रिया और अनुभव के रूप में वो सीखता है। दूसरी हम बात करें कि जब बच्चा सिलेबस पढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, जो संग्रहित ज्ञान है और जो तथ्य है उनका क्या किया जाता है, एक्यूमुलेशन किया जाता है। अर्जित ज्ञान और संग्रहित तथ्य, अर्जित ज्ञान व संग्रहित तथ्य। बच्चे को केवल किस पर फोकस किया जाता है कि आपको केवल नॉलेज क्या करनी है, ग्रहण करनी है, और जो भी तथ्य उसमें आते हैं, फैक्ट्स आते हैं, उनको क्या कीजिए, आप कलेक्ट करते जाइए। इसका मतलब क्रियाएं और अनुभव इसमें सम्मिलित रहती है, वो पाठचर्या का हिस्सा होगा। यहाँ केवल ज्ञान और संग्रहित तथ्य होंगे, वो पाठ्यक्रम के हिस्से के अंतर्गत आएंगी। ये आपको इसे ध्यान देना है कि पाठचर्या को किस आधार पर सीख रहा है, क्रिया और अनुभव के आधार पर। लेकिन पाठ्यक्रम को विद्यार्थी सीखता है तो उसमें क्या सीखता है, अर्जित ज्ञान और संग्रहित तथ्य। अब हम बात करते हैं उपयोगिता के दृष्टिकोण से कि टीचर और स्टूडेंट के लिए कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है, किसको ध्यान में रख करके इसका निर्माण किया जाता है। तो पाठचर्या जो होता है वो बालक को ध्यान में रख करके, केंद्रित रख करके निर्मित की जाती है। करिकुलम का जो फॉर्मेशन होता है वो बालक के दृष्टिकोण से बनाया जाता है। जब बात कर रहे हैं सिलेबस, तो ये किसके लिए, ये शिक्षक के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि शिक्षक इसके आधार पर अपनी क्या करता है, बच्चों को पढ़ाने का कार्य करता है, सिखाने का कार्य करता है, जैसे इस वक्त हम आपके लिए कर रहे हैं। और बालक को संपूर्ण विकास को ध्यान में रखने का जो कार्य किया जाता है, वो पाठचर्या को निर्माण किया जाता है, वो बालक के ध्यान में रख करके किया जाता है। तो कभी भी आपका एक प्रश्न बनता है कि पाठचर्या का निर्माण किसको दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है, तो बालक को दृष्टिगत रखते हुए या विद्यार्थी को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। अब आता है
कि पाठचर्या की हम यदि बात कर रहे हैं तो अधिगम के अनुभव किसमें मिलेंगे हमारे लिए? अधिगम के अनुभव को प्राप्त होंगे जब विद्यार्थी शैक्षिक गतिविधियों से, वातावरण से, खेलकूद के माध्यम से कई प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है। तो अधिगम अनुभवों पर आधारित कौन सा हो गया? करिकुलम होता है। दूसरी तरफ पुस्तकीय ज्ञान, बुकिश नॉलेज पर जो है वो केंद्रित होता है कौन? सिलेबस। तो सिलेबस जो होता है वो पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित रहता है। हम जब पाठचर्या की बात कर रहे हैं तो ये ध्यान देता है किस पर? मनोवैज्ञानिक तरीकों पर। ये मनोवैज्ञानिक होता है, ये मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम कैसा है? ये मनोवैज्ञानिक पद्धति या मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होता है, जो ध्यान रखता है कि विद्यार्थी को मनोवैज्ञानिक सूत्रों का पालन करके समझाया जाना चाहिए। ठीक है। और जब हम बात कर रहे हैं पाठ्यक्रम की, अमनोवैज्ञानिक इसकी प्रवृत्ति होती है, इसमें किसी भी मनोवैज्ञानिक नियमों का कोई भी धारणा नहीं रहती है। इसके अतिरिक्त बालक का समाजीकरण जो होता है, क्योंकि वो क्रियाएं हैं, अनुभव है, खेलना कूदना है, सारे काम जो कर रहा है, अधिगम के अनुभव उसको प्राप्त हो रहे हैं किसमें? पाठचर्या में। इसलिए जो हम चर्चा कर रहे हैं कि समाजीकरण किसमें सम्मिलित होगा, तो समाजीकरण जो होगा बच्चे का, समाजीकरण वो पाठचर्या के माध्यम से बच्चे का क्या होता है? समाजीकरण होता है। करिकुलम के माध्यम से विद्यार्थी का क्या होता है? समाजीकरण होता है। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं समाजीकरण का अर्थ क्या होता है? कि बच्चा व्यवहारिक हो जाता है, व्यवहारिकता का उसमें पुट आ जाता है कि बहुत सारी वो गतिविधियों में सम्मिलित रहता है, लोगों से जुड़ता है, विचारधाराओं को समझता है, सीखता है, तो उसके अंदर एक व्यवहारिकता का पुट आता है। ठीक है। हमारे भी लोग कहते हैं कि पढ़ा है लेकिन गुना नहीं है, वही यही व्यवहारिकता की बात करते हैं कि इसके माध्यम से समाजीकरण संभव है। यदि बच्चे का समाजीकरण नहीं है, वो अपने अपने में खोया रहता है, इसका मतलब वो बुकिश नॉलेज रखता है, उसके अंदर व्यवहारिकता का क्या होगा? अभाव होगा। ये साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारे प्रश्न कई बार बन जाते हैं और टीचिंग के अंदर भी बन जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न। जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है, ये टीचिंग मेथोडोलॉजी का हिस्सा है। दूसरा, ये सारी जो गतिविधियाँ जो बच्चे के अंदर होती हैं, तो उसका जो मॉरल कैरेक्टर होता है वो बहुत अच्छा होता है, नैतिक उसका जो व्यक्तित्व होता है वो विकासमान होता है, दृढ़ बनता है। तो चारित्रिक गुणों का जो विकास होता है वो किसके माध्यम से होगा? करिकुलम के माध्यम से होता है। बुकिश नॉलेज कभी भी कैरेक्टर फॉर्मेशन में आपकी हेल्प नहीं करती है। कैरेक्टर फॉर्मेशन की हम बात करते हैं कि चरित्र के गुणों का विकास, चारित्रिक गुणों का विकास जो होगा वो जब बच्चा शैक्षिक गतिविधियों से जुड़ता है और उसके भौतिक वातावरण से भी वो जुड़ता है, नई नई तकनीकें, सहायक सामग्रियों का उपयोग करना सीखता है, तो निश्चित सी बात है उसकी चारित्रिक गुणों का विकास भी उसके अनुकूल होता है। एक बुकिश नॉलेज वाला विद्यार्थी जो होता है, कई बार क्या होता है, चारित्रिक गुणों का उसके अंदर अभाव पाया जाता है। तो चरित्र के निर्माण में सहायक कौन होगा? करिकुलम होगा, सिलेबस नहीं होगा। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक मूल्यों का जो विकास होता है करिकुलम, क्योंकि इसका एस्पेक्ट बहुत बृहद होता है, दृष्टिकोण इसका सुपीरियर होता है, ब्रॉड होता है। तो चारित्रिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक मूल्यों का जो विकास है, राष्ट्रीय व सांस्कृतिक मूल्यों का जो विकास होता है, वैल्यूज का मूल्य विकास जो होता है वो किसके माध्यम से होगा? करिकुलम के माध्यम से होता है। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं सिलेबस की, इसके द्वारा किसी प्रकार के मूल्यों का विकास नहीं होता। इसको आप जो सारा आपको अंतर बताया है, इसको आप अच्छे प्रकार से देखें, समझें। और एक बात जो मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ कि आप में से जितने भी विद्यार्थी, स्टूडेंट जो हैं वो साइंस की हैं, वो प्रत्येक वीडियोज़ को जो हम अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, बना रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनमें आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। हमने अक्सर यही देखा है कि आप वीडियोज़ को देखते ही नहीं, तो इन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें, समझें और सीखने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।